Hello dear students, I welcome you to my YouTube channel English Classes with Shashi Singh, and just in this video we will complete the chapter that is Journey to the End of the Earth. It is of class 12th. So what is here behind the chapter and why the title is given that Journey to the End of the Earth to this chapter? So the meaning is that end of the earth is considered as अंटार्कटिका. अंटार्कटिका को एंड ऑफ द अर्थ यहाँ चैप्टर में बोला गया है और जो राइटर हैं यहाँ की तिशानी दोशी शी टेक्स अ विजिट, वो इसका एक विजिट करती हैं, अंटार्कटिका का विजिट करती हैं. दैट्स वाई शी रोट दैट चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड हियर इन दिस चैप्टर शी डिस्क्राइब्स हर जर्नी. So let's begin with the chapter, but before starting the chapter we will know something about its writer and about the chapter. So what is there? Tishani Doshi was born in 1975 in Chennai and that is formerly known as Madras, जिसको पहले मद्रास बोला जाता था. It is just called Chennai, and she has published poems, essays and short stories. Many of the writing she has done. एंड शी हैज़ बीन द लीड डांसर इन चंद्रलेखा ट्रूप. और ये जो राइटर हैं अपनी एक लीड डांसर भी, अच्छी वाली डांसर भी रह चुकी हैं चंद्रलेखा ट्रूप के अंदर. एक ग्रुप था चंद्रलेखा नाम से, तो उस ग्रुप के अंदर एक बहुत बेस्ट परफॉर्मर, डांस परफॉर्मर भी ये जो राइटर हैं तिशानी दोशी वो रह चुकी थी. And in this lesson, Tishani Doshi explains how the Antarctica is an appropriate place to know more about the Earth's past, present and future. Here she explains Antarctica, that how it is appropriate place to know. अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानने के लिए appropriate place क्यों है. तो इस चैप्टर के अंदर जो तिशानी दोशी हैं वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं. And she exhorts us, exhorts meaning you may say she understand us, she says us, she make us feel, कि वो हमें ये फील भी कराती हैं कि to take care of small things so that the big problems about environmental issues may easily be handled. She says she made us understand कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्मॉल थिंग्स हैं, उनकी अगर हम केयर करेंगे तो जो बिग बिग प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज़ वो अपने आप ही इजीली हैंडल्स हो सकती हैं, ऐसा वो हमें बताती हैं, समझाती हैं. एंड आवर अर्थ रिमेन्स अ प्लेस वर्थ लिविंग फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर सेंचुरीज टू कम. एंड शी ऑल्सो सेज कि हमारा जो अर्थ है ये एक ऐसा प्लेस बन जाएगा, वर्थ लिविंग प्लेस बन जाएगा, किसके लिए? एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए. फॉर सेंचुरीज टू कम मीन्स आने वाली शताब्दियों में एक अच्छा और वर्थ लिविंग प्लेस बन सकता है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए. बट इट इज़ ओनली पॉसिबल इन दैट केस व्हेन वी केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स so that the big problems can be avoided. So let's move towards the chapter and what she explained, what she says, how she started her journey and what happened with her at the end, why she went there, वो वहाँ क्यों गई थी, ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं चैप्टर के अंदर. चलिए. So early this year I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Sokolsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, that is Antarctica. What the writer says, तिशानी दोशी बोलती हैं कि अर्ली दिस ईयर मैं क्या थी, मैंने अपने आप को पाया, अबोर्ड पाया मीन्स सवार पाया, एक रसियन रिसर्च वेसल पे, वेसल होता है बच्चे शिप, एक रिसर्च शिप पे मैंने अपने आप को सवार पाया. एंड द नेम ऑफ द शिप वॉज एकेडमिक शोकाल्स्की, और उस शिप का नाम था एकेडमिक शोकाल्स्की. सो लेट्स सी. एंड दिस शिप was heading towards the coldest, driest, windiest continent of the world, that was Antarctica. और ये उस तरफ heading कर रहा था means it was moving towards this place that is called Antarctica. My journey began from 13.09 degree north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres. आगे बोलती है कि मेरी जो जर्नी थी ना, आई स्टार्टेड इट फ्रॉम 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास में. इक्वेटर के नॉर्थ से मैंने 13.09 डिग्री से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया. एंड आई क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स, हर एक कंट्री का अपना टाइम जोन होता है, तो मैंने 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस किया, 3 बॉडीज ऑफ वाटर को क्रॉस किया एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, और काफ़ी सारे इकोस्फीयर्स को भी मैंने क्रॉस किया. सो गाइज दिस वे वी विल सी, वी कैन अंडरस्टैंड दिस लाइन
फ्रॉम हियर कि माई जर्नी, ये जो 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे you may see as this is the globe, and here 13.09 degree north of the equator, we will see that this is the equator and here it is the map of India. okay, यहाँ ये पूरे water bodies हैं दोनों तरफ. okay, and here as I have marked it red, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है नीचे, और ये लाइन, ये एरो यहाँ जा रहा है, तो 13.09 डिग्री 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है. इक्वेटर के नॉर्थ में है पहली चीज़, तो 13.09 डिग्री है. और ये मद्रास से इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था. किसने? तिशानी दोसी ने. और एंड यू मे सी कि यहाँ पूरा वाटर बॉडीज ही हैं मोस्टली, एंड हियर बिलो the globe you may see this is Antarctica. okay, so she started her journey from here. Let's move further and know something. आगे राइटर बोलती हैं, बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, आई हैव हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 hours in the combination of a car, an aeroplane and a ship. So my first emotion of facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was a relief, followed up with an immediate and profound wonder. What she says next, let's see. कि by the time I actually set foot ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, मीन्स उस टाइम पे जब मैंने वाकई में पैर रखा किस पे? अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पे जब मैंने पैर रखा, आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 hours, तो मैं 100 hours से भी ज़्यादा का ट्रैवलिंग कर चुकी थी. एंड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एंड शी हैड यूज्ड अ lot of vehicles such as a car, an aeroplane and a ship. इन तीनों चीज़ों को, व्हीकल्स को उन्होंने यूज़ किया था. सो what she says next, she says कि so my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape, तो मेरा जो पहला इमोशन था फेस करने पर किसको? अंटार्कटिका के एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स वास्ट वाइट लैंडस्केप को, बिकॉज ऑफ आइस, आइस की वजह से वो बिल्कुल वाइट लैंडस्केप था, दृश्य था, ठीक है, सीनरी थी. तो अंटार्कटिका का जो एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप था उसको फेस करने के बाद मेरा जो पहला इमोशन था, और अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वहाँ पे मुझे लग रहा था, तो मैं पहले तो मुझे रिलीफ मिला, मीन्स आई गॉट रिलीफ दैट फाइनली आई हैड रीच्ड हियर, दैट फॉर दैट आई वॉज अबॉर्ड, जिसके लिए मैं सवार हुई थी, जिस जगह के लिए मुझे जाना था, वहाँ मैं पहुँच गई हूँ. तो पहले तो मुझे रिलीफ मिली, एंड देन फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और उसके बाद मुझे तुरंत से वंडर हुआ, बहुत भयानक वाला, बहुत तगड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला वंडर हुआ. और वो वंडर क्या था? वंडर एट इट्स इमेंसिटी. इमेंसिटी का मतलब होता है बच्चे वास्टनेस, मीन्स वास्टनेस. आइसोलेशन मीन्स इसकी शांति, कामनेस, एंड तो इसकी वास्टनेस और इसकी कामनेस पे मुझे बहुत ज़्यादा वंडर हुआ कि कितना वास्ट है. काफ़ी डिस्टेंस तक सिर्फ और सिर्फ ब्लू हॉरिजन दिखाई देगा आपको, वाइट लैंडस्केप दिखाई देगा आपको. बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट्स ऑफ सेम लैंड मास. लेकिन
कहते हैं ना, एक ज़्यादा सरप्राइज तो मुझे उस चीज़ से हुआ कि किस तरीके से एक टाइम रहा होगा जब इंडिया और अंटार्कटिका पार्ट्स थे एक ही लैंड मास के, यानी कि एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे दोनों ही, क्या इंडिया और अंटार्कटिका। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर रही थी। आगे देख लेते हैं। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist and centered roughly around the present day Antarctica. तो राइटर आगे बताती हैं एक चीज और स्टूडेंट्स की, ये जो राइटर है दिशानी दोषी, शी वॉज नॉट देयर ऑल अलोन, वो वहां बिल्कुल अकेली नहीं गई थी। शी वॉज विद अ टीम ऑफ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास के स्टूडेंट्स को वो वहां लेके गई थी। एंड वाई शी वॉज देयर विद दीज स्टूडेंट्स, शी विल क्लैरिफाई इट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के एंड में वो इसको क्लैरिफाई कर देंगी कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। सो लेट्स मूव फर्दर। तो आगे बोलती हैं कि 650 मिलियन ईयर्स अगो ये क्या था, एक जाइंट अमेलगमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट था। 650 मिलियन ईयर्स अगो पहले। जाइंट का मतलब भी है विशाल, अमेलगमेटेड का मतलब है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड या आप मर्ज्ड भी उसको कह सकते हो। साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था गोंडवाना, एंड इंडिया एंड द अंटार्कटिका, दीज टू were the parts of the same landmass that was called Gondwana. Did indeed exist, और ये वास्तव में एग्जिस्ट करता था। ऐसा नहीं है कि ये कहावतें हैं, सुना है हम लोगों ने। नो, इट इंडीड एग्जिस्ट, ये वास्तव में एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे। एंड सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और जो प्रेजेंट डे अंटार्कटिका है उसके चारों तरफ फैला हुआ था। ठीक है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, चीज़ें थोड़ी अलग थी उस टाइम पे। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, जो ह्यूमन बीइंग था वो अराइव्ड नहीं हुआ था ग्लोबल सीन पे, यानी कि पृथ्वी पर उस टाइम तक इंसान की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसका ओरिजिन नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वार्म था, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फना, और होस्ट होती थी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती थी फ्लोरा और फना की वैरायटी। मीन्स द प्लांट्स और द एनिमल्स हु कैन सस्टेन देयर एट दैट टाइम इन दैट वार्म वेदर, उस वार्म वेदर में जो सस्टेन कर सकें, जो अपनी ज़िंदगी जी सकें, इस टाइप के फ्लोरा और फना की काफ़ी ह्यूज वैरायटी वहाँ पे अवेलेबल थी एट दैट टाइम। फ्लोरा मीन्स गाइज, फ्लोरा इज कॉल्ड प्लांट्स, a certain or definite class of plants, and fauna, that is a certain class of animals. Okay guys, so flora and fauna, plants and animals. Let's move further. And yes, we have done. And for 500 million years गोंडवाना thrived. आगे बोलती हैं राइटर कि 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना जो था वो खूब थ्राइव्ड किया। थ्राइव्ड का मीन होता है बच्चे प्रॉस्परस, प्रॉस्परस का मीनिंग होता है पनपना। ठीक है, क्या होता है, पनपना। तो ये 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना काफ़ी थ्राइव्ड हुआ, खूब पनपा, डेवलप हुआ। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर विप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, द लैंडमास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। तो आगे बोलती हैं कि लेकिन जब डायनासोर्स वर विप्ड आउट, जब डायनासोर्स जो थे वो विप्ड आउट हो गए, विप्ड आउट मीन्स गायब हो गए, डिसअपियर्ड हो गए, और एज ऑफ मैमल्स आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो लैंडमास था वो फोर्स किया गया, उसको वो फोर्स हुआ सेपरेट इनटू कंट्रीज, कंट्रीज में सेपरेट होने के लिए फोर्स हुआ। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और ग्लोब का शेप कुछ ऐसा हो गया जैसा कि हम आज देखते हैं। Bhavik, yes, landmass you may see, this was the shape of globe at that time, जैसा कि हमें आज देखने को मिलता है, कुछ ऐसा ही हुआ। landmass was forced to separate into countries, shaping the globe as we know it today. So let's move further.
To visit Antarctica now is to be the part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. And it's to understand the significance of Cordilleran folds and Precambrian granite shields, ozone and carbon, evolution and extinction. Let's see and feel what the writer want to say. कि विजिट करना अंटार्कटिका को अब अंटार्कटिका को विजिट करना पार्ट होगा हिस्ट्री का, उस हिस्ट्री का पार्ट होगा. ठीक है, राइटर बोलती हैं कि विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, उस हिस्ट्री का हिस्सा होगा. एंड टू गेट अ ग्रास्प ऑफ, ग्रास्प मीन्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, और अब इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेना कि हम लोग कहाँ से आए हैं और किधर हम लोग जा रहे हैं. ये सारी चीज़ें भी ग्रास्प करना, ग्रहण करना ज़रूरी है. तो राइटर बोलती हैं कि टू गेट अ ग्रास्प, कि इस चीज़ को ग्रास्प करना, इस चीज़ को समझना, वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, कि हम लोग किधर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें. इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स, और समझना क्या सिग्निफिकेंस, महत्व किस चीज़ का, कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स का, और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स का सिग्निफिकेंस को समझना. ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, हिस्सा हैं इस विजिट का, जो राइटर हैं तिशानी दोषी उन बच्चों के साथ में कर रही हैं. तो वो बोलती हैं कि अब अंटार्कटिका का विजिट करना इस हिस्ट्री का पार्ट है. इससे हमें क्या होगा, हम लोगों को नॉलेज ग्रास्प होगा कि हम लोग कहाँ से आए हैं और किधर जा रहे हैं. और इस सब के अलावा हम लोग ये भी समझ पाएंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स का और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स का. प्री कैम्ब्रियन का मतलब होता है जब पहली बार इंसान का अस्तित्व दुनिया में हुआ था, उस टाइम को बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन टाइम. और ओजोन और कार्बन का इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें भी जानना, जान पाएंगे हम लोग यहाँ विजिट करके. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind blowing. जब आप सोचते हो कि इस सब के बारे में कि ऐसा हो गया होगा मिलियन ईयर्स में, ठीक है, तो ये काफ़ी माइंड बॉगलिंग है. माइंड बॉगलिंग का मीनिंग क्या है, यानी कि माइंड को भौचक्का कर देने वाला है. ये जो वर्ड बॉगलिंग यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है चकरा देने वाला, कि माइंड को चकरा देने वाला है. एंड इमेजिन कीजिए कि अगर इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इंडिया पुश कर रहा है किधर, नॉर्थवर्ड, यानी ऊपर की तरफ. इंडिया पुश कर रहा है ऊपर की तरफ. जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालय, और जैमिंग कर रहा है एशिया की तरफ, धक्का लगा रहा है, ठीक है ना. टू बकल इट्स क्रस्ट, इसकी क्रस्ट को बकल करने के लिए, ठीक है, यानी कि बकल मीन्स क्या होता है, झुकाना, झुकाने के लिए. क्रस्ट का मतलब होता है इसका भूपटल, यानी कि जो ऊपर वाली जो जमीन है उसको झुकाने के लिए जोर लगा रहा है, जैमिंग कर रहा है. एंड फॉर्म द हिमालय, और इस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है. गाइज यू मे सी दीज आर कॉल्ड प्री कैम्ब्रियन शील्ड्स. ठीक है, प्री कैम्ब्रियन शील्ड्स, कुछ ग्रेनाइट शील्ड कुछ इस तरीके के थे. ठीक है, और इसके अलावा ये जो हम लोगों ने स्टार्टिंग वाला जो पैराग्राफ था उसमें देखा था ब्लू हॉरिजन, तो बिल्कुल मीन्स यू मे से दैट वाइट लैंड मास है ये,
मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा वाइट हमें यहाँ पे शो हो रहा है। और आप पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए कि पूरा वाइट लैंड मास है और ब्लू हॉरिजन ये है जहाँ पे धरती और आकाश ऐसा लगता है कि मिलते हुए दिख रहे हैं। तो पूरा ऑल अराउंड चारों तरफ ऐसा ही लगता था, ऊपर तो कि ब्लू हॉरिजन है और नीचे नीचे ऐसा लगता था कि ये वाइट लैंडस्केप है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और एक चीज़ और जो हमने पहले यहाँ डिस्कस की थी कि ये जो पार्ट था पूरा गोंडवाना का ही हिस्सा था, पूरा का पूरा जो इंडिया और अंटार्कटिका है, ये गोंडवाना लैंड था इस तरीके से पूरा, जिसमें साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इंडिया, अरबिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये सारे आ गए थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो राइटर आगे बोलती हैं कि इस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर आगे बोलती हैं कि साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है वो ड्रिफ्टिंग ऑफ कर रहा है, खिसक रहा है ज्वाइन करने के लिए नॉर्थ अमेरिका को। मीन्स ये नीचे से ऊपर वाले नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करने के लिए ये वाला जो है साउथ अमेरिका, ये ड्रिफ्टिंग ऑफ कर रहा है, खिसकता जा रहा है। ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज, और इसके नीचे जो ड्रैग पैसेज है उसकी ओपनिंग कर रहा है, वो खुल रहा है, टू क्रिएट अ कोल्ड सर्क्यूम्पोलर करंट। और जिसकी वजह से क्या होगा, कोल्ड सर्क्यूम्पोलर करंट, करंट का मतलब है धारा, क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, डेजोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। और जिसकी वजह से हमेशा ही ये जो अंटार्कटिका है वो फ्रिजिड रहेगा, डेजोलेट रहेगा और बॉटम ऑफ द वर्ल्ड रहेगा। फ्रिजिड का मीनिंग होता है बच्चे कठोर, डेजोलेट मीन्स वही काम, ऑल अलोन, बिल्कुल शांत, अकेला, और बॉटम ऑफ द वर्ल्ड पे रहेगा, यानी कि सबसे नीचे रहेगा। आगे देखिए, फॉर अ sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions but also for the imagination. राइटर आगे बोलती हैं कि मेरे जैसा एक साउथ इंडियन, सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन मीन्स हम लोग जो हैं इंडियंस, हम लोग को काफ़ी हैबिचुअल हैं सूरज की रोशनी के। तो जब तक चैन नहीं मिलता जब तक कि सूरज का प्रकाश, सूरज की रोशनी हम लोग ना ले लें। तो राइटर बोलती है कि मेरे जैसे सन वॉर्शिपिंग साउथ इंडियन के लिए 2 वीक एक ऐसी जगह पे रुकना जहाँ पे 90% अर्थ का टोटल आइस स्टोर रहता है, ठीक है ना, तो ये चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, मतलब कपा देने वाली बात है। कांप जाती हूँ मैं इस चीज़ को सोच के कि मैं किस तरीके से वहाँ पे मैंने अपने 2 वीक्स को स्पेंड किया। एंड नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस, ये सिर्फ ना मेरे सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस को कपा देता है, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। अगर इमेजिनेशंस में भी होता है तो वहाँ भी मैं इनको कांप जाती हूँ, वहाँ भी मैं कांप जाती हूँ, कल्पना करते ही मैं कांप जाती हूँ, मैं हिल जाती हूँ। दैट हाउ आई स्पेंड माई 2 वीक्स देयर इन दैट place where 90% of the earth's total ice volume is stored. It is like walking in a giant ping pong ball devoid of any human markers. तो आगे बोलती हैं कि it is like walking into a giant ping pong ball. ये ऐसा है जैसे कि किसी जाइंट मीन्स होता है बहुत विशाल, पिंग पोंग बॉल कहते हैं, ये टेबल टेनिस का जो बॉल होता है उसको बोलते हैं, कि एक बड़ा कोई पिंग पोंग बॉल हो, एक बड़ा टेबल टेनिस का कोई बॉल हो जिसमें कि कोई ह्यूमन मार्कर्स ना हो,
ट्रीज ना हो, बिलबोर्ड्स ना हो, मतलब विज्ञापन वगैरह की बोर्ड्स ना लगे हों, बिल्डिंग्स ना हो, तो एक ऐसी जगह पे इसको हम मान सकते हैं कि इसको अंटार्कटिका को। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड टाइम हियर, आप पूरा अर्थली सेंस और पर्सपेक्टिव यहाँ पे धरती का पूरा खो देते हो, मतलब आपको कुछ भी याद नहीं रहता है अंटार्कटिका पर जाने के बाद में। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, और इसका जो विजुअल स्केल रहता है, विजुअल स्केल का जो रेंज रहता है वो माइक्रोस्कोप से लेके माइटी तक हो सकता है, मतलब छोटी से छोटी चीज को भी आप को देखना पड़ सकता है, और बहुत विशाल चीजें भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे मिजिज एंड माइट्स। मिजिज जो वर्ड है, मच्छर एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स, मिजिज एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स मीन्स मच्छर से और छोटे से जीव, ये जो माइट्स वर्ड आया है इसका मतलब आप कुछ भी लगा सकते हो, छोटा कोई इंसेक्ट, तो मच्छर और कोई छोटे कीड़े से या जीवाणु से लेके ब्लू व्हेल्स तक यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स, जो बर्फ के जो चट्टाने हैं वो इतनी बड़ी हैं जितनी कि कंट्रीज, देश के बराबर बड़े साइज के आइसबर्ग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, लार्जेस्ट रिकॉर्डेड जो आइसबर्ग यहाँ पे है वो है बेल्जियम के साइज का। बेल्जियम इज अ कंट्री, आई थिंक यू ऑल ऑफ नो इट, कि बेल्जियम एक देश है और उसके साइज का यहाँ पे जो आइसबर्ग रिकॉर्ड किया गया है वो सबसे बड़ा आइसबर्ग यहाँ का है, अंटार्कटिका का। एंड डेज गो ऑन एंड गो ऑन एंड ऑन इन श्यूरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट एंड यूबिक्विटस साइलेंस, और जो दिन हैं वो वहाँ निकलते ही जाते हैं। ऑन इन श्यूरियल, श्यूरियल का वर्ड मीनिंग जो होता है वो होता है डे ड्रीम, दिवा स्वप्नों में। 24 ऑस्ट्रल समर लाइट, 24 आर वहां पे क्या रहता है, समर लाइट रहती है, यानी कि सूरज की थोड़ी थोड़ी प्रकाश वहां पे 24 आर। हाँ, तो एंड यूबिक्विटस साइलेंस, और चारों तरफ क्या है, यूबिक्विटस मीन्स ऑल अराउंड, चारों तरफ साइलेंस है, शांति ही शांति है। एक बार फिर से देख लीजिए कि डेज गो ऑन एंड ऑन इन श्यूरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। ऑस्ट्रल, ऑस्ट्रल का जो मीनिंग है दैट इज साउथर्न, व्हाट इज द मीनिंग, साउथर्न समर लाइट से जो दिन है उसके 24 पूरे के पूरे 24 आवर्स क्या रहते हैं, बीत जाते हैं, निकल जाते हैं। एंड यूबिक्विटस साइलेंस, और चारों तरफ, यूबिक्विटस मीन्स एक कभी नेवर एंडिंग साइलेंस वहां पे रहती है। आगे देखिए, अनइंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच और कैल्विंग आइस शीट, और ये जो वहाँ की कामनेस है, जो शांति है वहाँ की, जो साइलेंस है वहाँ का, ये अनइंटरप्टेड होता है, सॉरी अनइंटरप्टेड नहीं है, दैट इज इंटरप्टेड, ये इंटरप्टेड होता है ओनली ओकेजनल एवलांच और कैल्विंग आइस शीट से। ओकेजनल एवलांच मीन्स गाइज, ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभी होने वाला, और एवलांच का मीनिंग होता है हिमस्खलन, मतलब वो ही हिमस्खलन, एवलांच बोल सकते हो या कैल्विंग ऑफ आइस शीट बोल सकते हो, एक ही चीज़ है। कभी कभी वहाँ क्या होता है कि जो आइस बर्ग्स या आइस शीट्स होती हैं वो क्या होती हैं, ओकेजनली टूटने लगती हैं, कभी कभी वो टूटने लगती हैं, तो उसी से ही वहाँ की जो शांति है वो इंटरप्ट होती है, वो भंग हो जाती है। आगे बोलती है राइटर कि कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, उस प्लेस को क्या करते हैं, कॉन्सिक्रेट करते हैं। कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है ब्लेस्ड, मतलब वरदान देते हैं इस प्लेस को, इसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इट इज़ एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ये एक इमर्जन है, मीन्स अट्रैक्शन है, जो कि आपको फोर्स करेगा इस प्लेस पर जाने के लिए और अर्थ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री को के बारे में नॉलेज लेने के लिए। एंड फॉर ह्यूमन्स द प्रेग्नोसिस आर नॉट इजंट गुड, और राइटर बोलते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग
क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो प्रोग्नोसिस होते हैं, मीन्स जो पूर्वानुमान होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए आपको खुद ही वहां जाके देखना चाहिए, ऐसा राइटर अपने रीडर्स को बोलती हैं। आगे देख लेते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड अ पैल्ट्री 12,000 ईयर्स, बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। कि जो ह्यूमन ह्यूमन सिविलाइजेशन पृथ्वी पर कब आई? 12,000 साल पहले आई, ऐसा राइटर जो हैं तिशानी दोषी वो बोलते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो 12,000 वर्ष पूर्व ही पृथ्वी पर आई, एंड बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन जियोलॉजिकल क्लॉक, और जियोलॉजिकल क्लॉक से कुछ ही सेकेंड ये मैच करती हैं, अदरवाइज ये मैच नहीं करती हैं। इन दैट शॉर्ट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities and mega cities। और बोलती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम, लंबा टाइम नहीं हुआ है यहाँ आए हुए, लेकिन हम लोगों ने मैनेज कर लिया है। वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस। ये जो वर्ड रकस यहाँ पे यूज़ हुआ है, इस वर्ड का मीनिंग होता है गाइस क्या? उथल पुथल। तो यहाँ पे हम लोगों ने उथल पुथल मचा दी है, डोमिनेंस कर लिया है, कब्जा कर लिया है ओवर नेचर, पृथ्वी के ऊपर। किसके साथ, किसकी वजह से? विलेजेस, टाउन, सिटीज और मेगा सिटीज की वजह से। मीन्स हम लोगों ने इस पृथ्वी पर आके अपना डोमिनेंस कर लिया, अपना कब्जा कर लिया है नेचर के ऊपर, विलेज, टाउन, सिटी और मेगा सिटीज बनाकर। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड द unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। आगे बोलती हैं राइटर कि जो रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है, यानी कि इंसान की संख्या में, जनसंख्या में जो रैपिड इंक्रीमेंट हो रहा है, उससे क्या हुआ है? वी हैव लेफ्ट अ बैटलिंग, मीन्स हमने लड़ाई छोड़ दी है या लड़ते हुए छोड़ दिया है विद अदर स्पीसीज को। किसके साथ में? लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में। यानी कि हमने तो अपना पूरा डोमिनेंस कर लिया है नेचर के ऊपर, लेकिन कुछ जो दूसरी स्पीसीज हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए बैटलिंग कर रही हैं रेगुलरली। किसके साथ में? दूसरी स्पीसीज के साथ में, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अनमिटिगेटेड का मीनिंग होता है अनस्टॉपेबल, जिनको रोका नहीं जा सकता या हमने रोका नहीं है। तो ऐसे जो अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, उसने क्या कर दिया है? ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट कर दिया है अराउंड द वर्ल्ड, संसार के चारों तरफ, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो कि धीरे धीरे बट निश्चित रूप से ही इंक्रीज करेगा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को। ठीक है, आगे देखिए। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम। हमारे टाइम का जो मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड एक इश्यू है डिबेट का, वो क्या है? क्लाइमेट चेंज है। तो राइटर बोलती है कि क्लाइमेट चेंज मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स के टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? क्या वेस्ट अंटार्कटिक आइस शील्ड मेल्ट हो जाएगी पूरे तरीके से? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिस्टर्प्टेड? क्या गल्फ स्ट्रीम ओशियन की जो करंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो रुक जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या पूरे संसार का एंड हो जाएगा? मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी। आइदर वे अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। और इन सब के बजाय जो अंटार्कटिका है वो एक क्रूशियल एलिमेंट है इस डिबेट का, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this prospect, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000 years old carbon records trapped in its layer of ice। वो सिर्फ इसलिए नहीं है, हाँ, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन। ऐसा इसलिए नहीं है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी सस्टेन नहीं कर पाती है ह्यूमन पॉपुलेशन, और
रिमेन्स रिलेटिवली प्रेस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि इस वजह से ही यहाँ पे ये जो है डिबेट का एक पार्ट है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात यह है कि ये अपने आइस कोर्स के अंदर 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स को ट्रैप्ड किए हुए है। अपने आइस के लेयर में ये 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स को ट्रैप किए हुए है। दैट्स वाई इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट। इफ़ वी वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज अ प्लेस टू गो। अगर हम इसको स्टडी करना चाहते हैं, एग्जामिन करना चाहते हैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को, तो अंटार्कटिका एक परफेक्ट प्लेस है यहाँ जाने के लिए और सीखने के लिए, समझने के लिए, पता करने के लिए। अब ये जो चीज़ आई है स्टूडेंट ऑन आइस, ये क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिस पे राइटर जो है तिशानी दोषी वो वर्क कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ऑन आइस का मीनिंग ही है कि स्टूडेंट्स को आइस पे ले जाना, यानी कि अंटार्कटिका ले जाना। स्टूडेंट ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन ली सोकैस्की aims to do exactly this by taking high school students to end of the earth and providing them with umpiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet। आगे राइटर बोलती है कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम जो है ना, जिसपे कि मैं वर्क कर रही हूँ किसके साथ में, ली शोकैस्की के साथ में, इसका एम ही ये है कि हम लोग जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको एंड ऑफ द अर्थ पे लेके जाएं, एंड ऑफ द वर्ल्ड पे लेके जाएं और उन्हें प्रोवाइड कराएं क्या, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, जो कि उनको एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेगा और ये भी जो हमारा प्लानट है उसके लिए भी उनके मन में रेस्पेक्ट पैदा करेगा। तो इसलिए जो राइटर है वो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत इन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को लेके वहाँ जाती हैं। और क्यों जाती हैं, क्योंकि ये अच्छी एम्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ उनको देना चाहती हैं, जिससे उनके माइंड्स डेवलप होंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और अपने प्लानट के लिए उनके माइंड में रेस्पेक्ट भी आएगा। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। इस ऑपरेशन को अब से 6 साल हो चुके हैं, 6 साल से, पिछले 6 साल से ये ऑपरेशन चल रहा है। हेडेड बाय कैनेडियन साइंटिस्ट जॉफ ग्रीन, और इसको एक कैनेडियन साइंटिस्ट हैं जॉफ ग्रीन, ये नाम आपको याद रखना है। जॉफ ग्रीन इसको हेड कर रहे हैं, मीन्स इसके हेड जॉफ ग्रीन है। दैट इज he is a Canadian scientist who got tired of carting celebrities and retired, जो कि got tired हो गए, मतलब थक गए हैं ले जाते किसको, सेलिब्रिटीज को, रिटायर्ड लोगों को, रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स को, who could only give back in a limited way, जो कि एक लिमिटेड वे में ही वापस देते हैं। मतलब इसको इन लोगों को वहां ले जाने का जो रिजल्ट मिलता है ना, वो लिमिटेड वे में मिलता है। राइटर ऐसे बोलते हैं। With student on ice, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act। और राइटर बोलती है कि जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है ये ऑफर करता है क्या, फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स की एक फ्यूचर जनरेशन ऑफर करता है, जिसमें कि क्या है, जो कि उन्हें लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देगा उस एज में, जिस एज में वो रेडी हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, लर्न करने के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट करने के लिए। वापस देख लीजिए कि जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है ये ऑफर करता है एक ऐसी जनरेशन जो कि पॉलिसी मेकर्स की है, मीन्स द चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। किसी भी नेशन का फ्यूचर होते हैं, तो पॉलिसी मेकर्स की एक ऐसी जनरेशन ऑफर करता है ये प्रोग्राम, जो कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होंगे उसके उस एज में, जिस एज में वो रेडी रहता है एब्जॉर्ब करने के लिए, लर्न करने के लिए और इंपॉर्टेंटली एक्ट करने के लिए। आगे देखिए, द रीजन ऑफ प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। रीजन क्या है इस प्रोग्राम का इतना सक्सेसफुल होने का, वो ये है क्योंकि ये इम्पॉसिबल होता है कि साउथ पोल के इतना पास में जाना और इससे अफेक्टेड हुए बिना रह जाना। इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन अ कंफर्ट जोन और आवर रेस्पेक्टिव latitude or longitude, but when you go visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real। तो बोलती है राइटर आगे कि ये बहुत ईजी है ब्लेज कर पाना इस चीज़ को कि पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन। जब आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो अपने रूम के अंदर, अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे, जब आप कंफर्ट जोन में अपने रूम में बैठे हुए हो तो आइस कैप्स का मेल्टिंग होना एक नॉर्मल सी बात है। ये आप सोच लेते हो कि हाँ चलो मेल्ट हो रहे हैं, बट when you can visibly see glaciers
रिट्रीटिंग, और जब आप देखते हो, विजिबली देखते हो, जब आप अपनी आंखों से देखते हो कि जो ग्लेशियर्स हैं वो रिट्रीट कर रहे हैं, वो टूट रहे हैं, एंड आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग, और आइस शेल्व्स भी कोलैप्स कर रहे हैं, वो भी टूट रहे हैं, तो क्या होता है, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। तो आपको रियलाइज होगा कि जो थ्रेट है, जो चेतावनी है, जो धमकी है ग्लोबल वार्मिंग की, वो वास्तव में रियल है, झूठी नहीं है। तो कंफर्ट जोन में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ लेना, न्यूज़ देख लेना, दैट इज इजी, बट जब आप उसको रियलिटी में फील करोगे, जब आप उसको विजिबली देखोगे, जब आप उसको सामने देखोगे, तब आपको एहसास होगा कि वाकई ये कितना हार्मफुल है ग्लोबल वार्मिंग का सीन, ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट। Antarctica, because of our simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. तो अंटार्कटिका क्योंकि इसका सिंपल इकोसिस्टम है और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राणी नहीं मिलते हैं, जीव जंतु नहीं मिलते हैं, इट्स अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी। तो ये एक परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने का कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, वो उनके बड़े रिजल्ट्स हो सकते हैं। ये इस चीज़ की स्टडी करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, मतलब छोटी चीज के लिए बोला है कि लिटिल चेंजेस एनवायरनमेंट में कैसे बड़े बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं एनवायरनमेंट को, मीन्स वो रिजल्ट्स अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो बुरे रिजल्ट्स का एक एग्जांपल राइटर यहाँ पे हमें दे रही हैं कि जो अंटार्कटिका है उसका सिंपल इकोसिस्टम है, लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे है, लेकिन इसीलिए ये क्या है, एक परफेक्ट प्लेस है कि किस तरीके से ये जानने के लिए कि कैसे छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं वो बड़े रिजल्ट्स देते हैं। वो रिजल्ट्स अच्छे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब एक नेगेटिव रिजल्ट का यहाँ पे राइटर एग्जाम्पल दे रही है, वो बोलती है कि टेक अ माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन। तो वो एग्जाम्पल देती हैं एक माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन ग्रास का, कि इतनी छोटी ग्रास होती है जिसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो ये वो ग्रास होती है समुद्र की जो कि नरिश करती है, सस्टेन करती है किसको, एंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन को, पूरे के पूरे ओशियन फूड चेन को ये सस्टेन करती है। अगर ये फाइटोप्लैंक्टन ना हो समुद्र के अंदर तो ये जो फूड चेन है ये बिल्कुल रुक जाएगा। दी सिंगल सेल्ड प्लांट, ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ना, ये सिंगल सेल्ड प्लांट होते हैं जो कि यूज करते हैं सन एनर्जी को टू एसिमिलेट कार्बन, कार्बन को एसिमिलेट करने के लिए, कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए, एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और निकालने के लिए क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस में, जिस प्रोसेस को, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वंडरस प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो कि सन की वजह से होती है। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये सिंगल सेल्ड प्लांट है जो कि सन एनर्जी को यूज करते हैं कार्बन को अपने अंदर एसिमिलेट करने के लिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। और ये सब कब होता है, वंडरस और इंपॉर्टेंट प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज। साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि जो फर्दर डिप्लीशन है, मतलब कोई आगे का अगर इसमें कोई डिप्लीशन होता है, छेड़छाड़ होती है ओजोन लेयर के साथ में, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज इससे अफेक्ट हो सकती हैं, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मैराइन एनिमल्स। और जिसकी वजह से क्या होगा, जो जितने भी मैराइन एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले जो जीव हैं, वो क्या होंगे, वो अफेक्ट होंगे। एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, और उस रीजन की जो वर्ड्स हैं वो भी अफेक्ट होंगी। एंड द ग्लोब कार्बन साइकिल, और पूरा का पूरा जो ग्लोब कार्बन साइकिल है वो भी अफेक्ट होगा। तो आप देखिए कि एक छोटा सा जो सिंगल सेल्ड प्लांट है फाइटोप्लैंक्टन ग्रास, उसके होने से अगर वो उस पर इफेक्ट पड़ता है ओजोन लेयर की, ओजोन लेयर का, तो वो कहते हैं कि अगर ओजोन लेयर को डिस्टर्बेंस हुआ तो ओजोन लेयर के डिस्टर्ब होने से ये जो फाइटोप्लैंक्टन ग्रास है उसको डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, वो अफेक्ट होगी। और अगर वो अफेक्ट होगी तो मैराइन एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं उस रीजन के, वो अफेक्ट होंगे। और इसके साथ साथ में जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है वो भी अफेक्ट होगा। तो इन अ
तो आगे देखते हैं, इन अ पैराबल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो क्या कहती है राइटर की, इन दिस पैराबल, पैराबल मीन्स आप स्टोरी कह सकते हो, कि इस स्टोरी में कौन सी, फाइटोप्लैंक्टन की इस स्टोरी से हमें एक सीख मिलती है कि ये क्या है, एक ग्रेट मेटाफर है एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब अगर आपको एग्जिस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी टेक केयर करनी पड़ेगी, जिससे बड़ी चीज़ें अपने आप ही स्वतः ही अपनी जगह पर बनी रहेंगी। व्हाट इट मीन्स टू से कि अगर हम फाइटोप्लैंक्टन को नुकसान नहीं होने देते हैं तो पूरा मैराइन जो एनिमल्स हैं वो, उस रीजन का जो वर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं वो भी, और पूरा ग्लोबल कार्बन साइकिल जो है वो भी, सब कुछ मेंटेन रहेगा, वेल मेंटेन रहेगा। तो बस यही है कि छोटी चीज़ों की अगर हम लोग देखभाल करेंगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप से ठीक रहेंगी, उसकी जो रिजल्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो नेगेटिव नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे। आगे देख लेते हैं, वॉक ऑन द ओशियन। आगे राइटर बोलती हैं कि माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एम्पीफैनीज बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 degrees south. The Sokalsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. Writer बोलते कि मेरा जो experience रहा ना, that was full of such epiphanies, वो full of पावरफुल रियलाइजेशंस। तो मेरा जो अंटार्कटिक में एक्सपीरियंस रहा, अंटार्कटिका के अंदर, वो पावरफुल रियलाइजेशन था, बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ अंटार्कटिक सर्कल। लेकिन जो बेस्ट था, सबसे ज्यादा मेरा जो पावरफुल रियलाइजेशन सबसे ज्यादा रहा, वो रहा अंटार्कटिक सर्कल पे 65.55 डिग्री पे साउथ की तरफ। द सोकाल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच। जो हमारा सोकाल्स्की जो शिप था ना, वो क्या हो गया, वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस से क्या हो गया, घुस गया उसके अंदर, वेज हो गया, मीन्स टकरा गया बिटवीन द पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड। ये जो वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस था, यानी कि जो आइसबर्ग था एक बड़ा सा, ये कहाँ था, पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में था। तो वहां पे जाके हमारा जो सोकाल्स्की था वो फंस गया, ठीक है, एंटर्ड हो गया। वेज मीन्स आप एंटर्ड भी कह सकते हो, तो वो वहां पे जाके एंटर हो गया। अब उससे क्या हुआ, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। अब इसकी वजह से हम लोग आगे नहीं जा पा रहे थे। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम लोग, ठीक है ना, हम लोग वापस नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले कि हम लोग ऐसा कर पाते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक। हम सबको इंस्ट्रक्ट किया गया कि हम सबको कहाँ जाना है, गैंग प्लैंक से होकर नीचे जाना है। गैंग प्लैंक बेटा एक ऐसी जगह होती है जो शिप में लगा के, सीढ़ियाँ आप उनको बोल सकते हो। जो शिप होता है उसको शिप से और जमीन तक यूज किया जाता है, एक तरीके से पुल बना के, सीढ़ियां बना के। तो गैंग प्लैंक से हमें नीचे आने के लिए बोला गया, एंड वॉक ऑन द ओशियन, और ओशियन पे वॉक करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस। हम वहां पे 52 ऑफ द पीपल थे, 52 लोग थे, किटेड आउट इन गॉर्टेक्स एंड ग्लेयर्स। सबने अपने अपने क्या पहन लिए, जो गॉर्टेक्स और ग्लेयर्स थी, वहां पे जो चकाचौंध थी, जो रोशनी थी। किटेड आउट का मतलब होता है अपने जो कुछ भी ऐसी जगह पे पहनने लायक, अपने जो स्पेक्टिकल्स और जो भी क्लॉथिंग्स थी, वो सब हम लोगों ने पहन लिया। एंड नाउ वी वर वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस। अब हम लोग वॉक कर रहे थे स्टार्क। स्टार्क का मतलब होता है कठोर, रेजिड। वाइटनेस पे, वाइटनेस किसकी थी, वो स्टार्क वाइटनेस, दैट वाज ऑफ आइस। आइस की वाइटनेस पे हम लोग वॉकिंग कर रहे थे। दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जो कि सारी जगह वहां दिखाई दे रही थी। एंड अंडरनीथ आवर फीट वाज अ मीटर थिक आइस पैक, और हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी आइस पैक था। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर था, और 180 मीटर नीचे उसके बहता हुआ, सांस लेता हुआ सॉल्ट वाटर था। मीन्स बहता हुआ और
चलिए बहता हुआ फ्लो करता हुआ पानी था। इन द पेरीफेरी क्रैब ईटर सील्स, और पेरीफेरी में उसी बॉर्डर पे क्या था, जो क्रैब ईटर सील्स थे, केकड़ों को खाने वाले जो सील्स थे, जो जानवर थे, वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोइज। वो स्ट्रेच कर रहे थे अपने आप को और सनिंग कर रहे थे, मीन्स धूप सेक रहे थे आइस बर्ग्स पे बैठ के, आइस फ्लोज पे बैठ के, मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बनियन ट्री। जो स्ट्रे डॉग की तरह, जैसे कि वो बनियन ट्री के शेड में यानी कि छाया में बैठे हों। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो क्रैब ईटर सील्स थे, दोज वर स्ट्रेचिंग एंड शनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज पे, उस तैरती हुई आइस पे वो जो क्रैब ईटर सील्स थे वो स्ट्रेच कर रहे थे, सनिंग कर रहे थे खुद को, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि स्ट्रे डॉग हों, गली के कुत्ते हों, जो कि बनियन ट्री के नीचे शेड में छाया में बैठे हुए हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। ये कोई किसी तरीके का रेवलेशन नहीं है, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये जो वर्ड है रेवलेशन, इसका मीनिंग होता है एक तरीके से आप मिस्ट्री, ये कोई मिस्ट्री नहीं है, यानी ये कोई मिस्ट्री नहीं है, ये क्या है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। एक चीज दूसरी चीज से क्या है, कनेक्टेड है। आगे देखिए, 9 time zone, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres. Later, I was still wondering about beauty of balance in play on our planet. तो 9 time zone, 6 checkpoints, 3 bodies of water और दूसरे काफ़ी सारे इकोस्फीयर को मैंने क्रॉस किया, एंड आई वॉज स्टिल वंडरिंग, और अभी तक मैं सरप्राइज थी इस बात पे कि अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आर प्लानट, कि हमारा जो प्लानट है वो किस तरीके से बैलेंस को प्ले करता है, किस तरीके से उसने बैलेंस बनाया हुआ है। इसकी सुंदरता के बारे में मैं अभी तक वंडरस थी। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस एट दैट इट वंस यूज टू बी। क्या होगा अगर अंटार्कटिका फिर से उतना ही वार्म प्लेस बन जाए जितना ये पहले था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसको देख पाएंगे, और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोरस, और क्या हम उसी रास्ते पे चले जाएंगे जिस पे डायनासोरस चले गए, यानी कि हम सबकी भी डेथ हो जाएगी, हम सब भी खत्म हो जाएंगे। मैमोथ्स एंड वुली राइनोज, जो मैमोथ्स हैं और जो वुली राइनोज हैं, उन सब की तरह। who's to say, ये कौन है बताने वाला, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. लेकिन ये 2 weeks स्पेंड करने के बाद में बंच ऑफ स्टूडेंट्स के, बंच ऑफ टीनेजर्स के साथ में, जिनके अंदर आइडियलिज्म है सेव करने का, अपने वर्ल्ड को, अपने संसार को, अपनी दुनिया को, अपने नेचर को बचाने का आदर्श है जिनके अंदर, ऑल आई कैन से, ये सब कुछ मैं कह सकती हूँ, दैट अ लॉट कैन हैपन इन मिलियन ईयर्स, कि 1 मिलियन ईयर में बहुत कुछ हो सकता है, बट वॉट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, कि कितना, और एक ही दिन कितना भयानक चेंज ला सकता है, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ी डिफरेंस ला सकता है एक ही दिन। तो हर दिन हमें छोटी छोटी चीज़ों की टेक केयर करनी चाहिए, बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। अगर ये सोचते हैं कि आज ठीक है, आज ऐसा हो गया, आज पानी ज़्यादा फैल गया, कोई बात नहीं, कल कम करेंगे, नो, डोंट थिंक सो। छोटी छोटी चीज़ों की केयर करो, बड़ी चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाएंगी। सो गाइज, दिस वे वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपकी कोई भी एडिटिंग हो, कोई भी कमेंट्स हो, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।